everyone. Welcome to SGI online class 8 सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर लेसन 3 अद्भुत कलाकृति। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य में पाठ 3 अद्भुत कलाकृति पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में बताया गया है कि जो कलाकार होते हैं वह किस प्रकार अपनी अद्भुत कला से व्यक्ति का जीवन भी बचा सकते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम पाठ 3 अद्भुत कलाकृति को पढ़ें। तो पेज नंबर 14 है। इस पाठ को बड़े ध्यान पूर्वक आप समझेंगे। वाशिंगटन के पश्चिमी भाग में एक छोटी सी बस्ती थी। इस बस्ती की विशेष बात यह थी कि इसमें कलाकार लोग रहते थे। इस बस्ती में अनेक घुमावदार गलियां और ढेर सारे घर थे। कलाकारों की इस बस्ती में सुमेन और झांसी नाम की 2 महिला कलाकार भी रहती थी। वैसे तो सुमेन वाशिंगटन और झांसी कैलिफोर्निया की रहने वाली थी, पर उनकी पहली मुलाकात में ही उन्हें पक्की सहेली बना दिया था। उन्होंने मिलकर एक स्टूडियो खोल दिया और दोनों अपनी चित्रकारी की प्रतिभा को निखारने में जुट गई। तो प्रतिभा का अर्थ बेटा क्या होता है? कौशल। प्रतिभा का अर्थ हुआ कौशल। उस साल नवंबर आते आते ही सर्दी का भीषण प्रकोप का अर्थ होता है किसी बीमारी का प्रकोप, किसी बीमारी का प्रकोप फैल गया। देखते ही देखते मोहल्ले भर के कलाकार तेजी से निमोनिया के शिकार होने लगे। झांसी भी इसकी चपेट में आ गई और कुछ ही दिनों में बीमारी ने उसके शरीर को आधा कर डाला। उसका बिस्तर से हिलना डुलना बंद हो गया था। इलाज का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह बेजान सी पड़ी खिड़की से बाहर देखती रहती। सुमीन रात दिन उसकी सेवा में लगी रहती। झांसी को देखने के लिए सुबह शाम डॉक्टर आते। एक दिन डॉक्टर ने सुमेन को बुलाकर कहा, सुमेन, मुझे लगता है कि झांसी ने खुद अपने जीने की इच्छा छोड़ दी है। उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। उसकी निराशावाद का कारण दवाइयों ने भी अपना असर करना छोड़ दिया है। डॉक्टर क्या कहते हैं कि जो सुमेन है वह उसको बताते हुए कि जो झांसी उसने अपने जीने की इच्छा छोड़ दी है, इसलिए दवाइयों ने भी काम करना बंद कर दिया है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, पर तुम भी उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करो। मैं सुमेन ने हैरान से पूछा। किसने? सुमेन ने डॉक्टर से पूछा। हाँ तुम, यदि तुम उनमें जीने की इच्छा जगा पाई तो वह बच जाएगी, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर के जाने के बाद सुमेन झांसी के पास गई और बोली, मेरी प्यारी सहेली, याद है तुम नेपल्स की खाड़ी चित्र बनाना चाहती थी? अब जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर शुरू करो अपना काम। सुमेन के बोलने पर झांसी पर कोई असर न हुआ। वह अब अलग खिड़की से बाहर देखती रही। सुमेन का गला भर आया। वह अपने कमरे में जाकर रोती रही। कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाई, मुंह धोया और ड्राइंग बोर्ड लेकर झांसी कमरे में सीटी बजाती हुई दाखिल हुई।
झांसी अभी भी अपलक खिड़की से बाहर ताक रही थी। अपलक का अर्थ होता है अपलक। अपलक का अर्थ हुआ बच्चों बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए। तो बिना पलक झपकाए वह कहाँ देख रही थी? खिड़की के बाहर। सुमिन ने रंगोली और कागज पर एक कहानी का चित्र बनाना शुरू किया। वह धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी और कभी कभी बीच में झांसी की ओर देख लेती। सुमिन ने देखा झांसी के होंठ हिल रहे थे। उसने रंग करना छोड़कर ध्यान से देखा। झांसी खिड़की के बाहर देखती उल्टी गिनती गिन रही थी। 12, 11। झांसी रुक गई। फिर कुछ देर बाद बोली 10, 9, 8। सुमिन अब परेशान हो उठी। उसने कूची पटकी और खिड़की के पास पहुंच गई। बस हैरान थी आखिर झांसी क्या गिन रही है। खिड़की के बाहर सुनसान बरामदा था। सामने ईंट की दीवार में एक अंगूर की बेल चिपकी हुई थी। बेल के लगभग सभी पत्ते झड़ चुके थे। बस 1-2 शाखाओं पर कुछ पत्ते दिखाई दे रहे थे। सुमिन ने मुड़कर झांसी से पूछा, झांसी क्या गिन रही हो? झांसी ने उसकी बात न सुनी। कुछ पल बाद बोली 7, 6। झांसी क्या 7 और 6? सुमिन ने फिर पूछा। बोली झांसी क्या गिन रही हो? सुमिन झांसी के बिस्तर पर जाकर बैठ गई। झांसी बाहर देखती हुई बोली, देखो सुमिन, अब ये पत्ते जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। उसकी आवाज भर्रा गई। झांसी हो, 2 दिन पहले यह काफी पत्ते थे, 100 से भी ज्यादा। ओह, एक पत्ता और गिर गया। वह चुप हो गई। पत्ते गिर रहे हैं तो क्या हुआ? सुमिन ने हैरानी से पूछा। सुमिन, तुम नहीं जानती, जैसे ही बेल का आखिरी पत्ता गिरेगा मैं भी मर जाऊंगी। यह बात मुझे पिछले सप्ताह से पता है। डॉक्टर ने मुझे कुछ नहीं बताया। झांसी ने धीमी आवाज में कहा। चुप रहो, ऐसी बेवकूफी भरी बातें मैंने आज तक नहीं सुनी। सुमिन ने झांसी के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, बेल के पत्तों के गिरने का भला तुमसे क्या वास्ता? आज ही सुबह डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हारी हालत सुधर रही है और अगले सप्ताह तक तुम आराम से घूम फिर सकोगी। मैं तुम्हारे लिए सूप लाती हूँ, पीकर सो जाओ। मुझे पत्रिका के लिए यह सुमिन सूप लाने भीतर पत्रिका के लिए मुझे चित्र पूरा कर दे, कुछ पैसे मिल जाएंगे तो तुम्हारी दवा और फल ले आऊंगी। सुमिन सूप लाने भीतर गई। जब वह लौटी तब भी झांसी बाहर ही देख रही थी। यह देखकर वह बोली, झांसी बाहर देखना बंद करो और सूप पीकर सो जाओ। झांसी सो गई। सुमिन अपने चित्रों के लिए वहरमन के मॉडल के लिए बुलाने गई। वहरमन उन्हीं के मकान के नीचे रहने वाला एक 60 वर्षीय चित्रकार था। वह अपने जीवन में कोई अनोखी कृति बनाना चाहता था, पर उसकी शुरुआत आज तक भी न कर सका। वह दूसरे कलाकारों के लिए मॉडल बनाया करता था। 12 मन सुमिन और झांसी को बेटियों की तरह चाहता था। जब सुमिन ने पत्ते गिरने और निराशा की बात बताई तो वह गुस्से से बोला, पागल हो गई है यह लड़की, भला पत्ते गिरने से भी कोई मरता है? मेरे रहते हुए झांसी इस तरह से नहीं मर सकती। मैं एक दिन अनोखी कलाकृति का अर्थ होता है कलाकृति। इसमें कला के रूप में
मणि आकृति। 12 मन ने कहा कि मेरे होते वह नहीं मर सकती, मैं एक दिन एक ऐसी अनोखी कलाकृति बनाऊंगा और फिर हम सब मजे से रहेंगे। 12 मन और सुमेन ऊपर पहुंचे। झांसी सो रही थी। 12 मन ने पर्दा हटाकर खिड़की के बाहर देखा। बाहर बर्फ गिर रही थी और तेज हवा चल रही थी। जब वह कुछ पल बाहर देखता रहा, फिर पर्दा हटाकर मॉडल बनाकर बैठ गया। सुमेन चित्र बनाने लगी। चित्र पूरा होने पर 12 मन चुपचाप चला गया। अगली सुबह जब सुमेन झांसी के पास आई तो उसकी आंखें खुली थीं। वह धीरे से बोली, सुमेन पर्दा हटा दो। सुमेन ने लंबी सांस ली और धीरे से पर्दा हटा दिया। बाहर अभी भी तेज बारिश और हवा थी। अंगूर की बेल पर एक पत्ता लटका हुआ था। उसका रंग गहरा हरा था। झांसी बोली, अरे यह एक पत्ता अभी तक लटका हुआ है। मुझे लगता है कि यह टूट चुका होगा। आज मैं नहीं मरी। सुमेन की आंखें भर आईं। वह कुछ ना बोली और बाहर चली गई। कुछ देर बाद झांसी ने सुमेन को आवाज लगाकर कहा। सुमेन आई। वह बोली, सुमेन देखो, यह पत्ता इतनी तेज हवा में भी नहीं टूटा। शायद यह मुझे कुछ सिखाना चाहता है। शायद मरने की इच्छा से अच्छा है हिम्मत से संघर्ष करना। सुमेन, मुझे लगता है कि हिम्मत हारकर मरने की इच्छा करना बुरी बात है। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा गर्म दूध लाओगी? हाँ, अभी लाई। सुमेन खुशी खुशी भीतर दूध लेने चली गई। दोपहर में डॉक्टर झांसी को देखने आया। उसने बताया कि झांसी की हालत सचमुच बेहतर है। जाते जाते उसने बताया कि 12 मन को निमोनिया हो गया है। 2-3 दिन में झांसी काफी अच्छी हो गई। वह बैठी स्वेटर बुन रही थी कि चौकीदार ने आकर बताया कि 12 मन की अस्पताल में मृत्यु हो गई है। सुमेन ने खिड़की से बाहर जमीन पर पड़े हरे रंग और वृक्ष को देखा। अंगूर की बेल का वह हरा पत्ता अभी भी वहां हवा में झूम रहा था। असल में वह पत्ता न था, अपितु 12 मन द्वारा ठंडी रात में दीवार पर बनाई गई पत्ते की सजीव आकृति। सुमेन ने झांसी को बाहर दिखाया। देखो, यह है 12 मन की अद्भुत कलाकृति। दोनों की आंखों में आंसू भर आए। वे देर तक उस पत्ते को देखते रहे। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को कभी भी अपनी जो आंतरिक शक्ति होती है उससे हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपकी आंतरिक शक्ति प्रबल है तो इस संसार में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और उसी शक्ति के अनुसार आप हर बीमारी से लड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। Myself, Rakesh Kumar, health teacher of शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों, मैं क्लास में 8th क्लास इंटरमीडिएट के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज इस क्लास में चैप्टर 3 मैथमेटिक्स में घातांक और करड़ी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि घातांक किसे कहते हैं। तो घातांक जब हम किसी संख्या को कई बार छोटे छोटे गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं तो उन गुणनखंडों को आधार मानकर वो जितनी बार आए हो तो जो बेस होगा वो गुणनखंड में लिखे गए अंक होंगे, और जितनी बार अंक आया होगा उसे हम घातांक कहेंगे। जैसे मान लो हमारे पास संख्या है 25 को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं।
तो 25 बराबर होगा 5 गुना 5 बराबर। अब इसमें 5 दो बार आया तो ये संख्या तो आधा हो जाएगी, यानी 5 आधा हो गया तो आधा ऐसे लिख दिया और ब्रैकेट में रख दिया। अब कितनी बार आया है, ये हो गया आधा, तो जितनी बार आया है उसको हम घातांक में लिख देंगे। तो ये 2 बार आया है इसलिए घातांक हो गया 2। तो हम 25 को घातांकीय रूप में लिख सकते हैं 5 के घात 2। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे पास 32 है संख्या, तो 32 को भी हमारे गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 5 बार आता है। तो इसको अगर घातांकीय रूप में लिखते हैं तो ये जो गुणनखंड लिखे गए हैं ये संख्याएं तो आधा हो गई, तो बराबर इसको हम आधा में क्या लिख सकते हैं 2 और घातांक क्या होगा 5, तो भी 5 बार आया है 1 2 3 4 5 ऐसे। तो घातांक के रूप में भी लिख दिया 32 को 2 के घात 5। अब आता है करनी। करनी किसे कहते हैं, तो करनी का मतलब है कि अगर हम किसी संख्या में, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 5 के घात 3, तो ये तो 5 गुना 5 हो गया। अगर हम इसी में 1/3 लिख देते हैं 5 के घात में 1/3, घातांक 1/3 हो गया, तो इसका मतलब हो गया रूट ये 3 इधर आ जाएगा। इसका मतलब हमको घनमूल निकालना है, यानी घनमूल 5 का घनमूल निकालना है। करनी रूप में ये हो गया, घातांकी रूप में ये हो गया। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि करनी क्या है। अगर हम 5 के घात 2 लिखे, 1/2 लिखे होते तो रूट लगाते और यहाँ केवल 5 लिख देते। इसका मतलब है हमें वर्गमूल निकालना है। अगर हम 5 के घात में 1/5 लिख दें तो हो गया इसका 5वां मूल निकालना है। तो 5 इधर करनी के बाहर लिख देंगे और 5 इधर अंदर लिख देंगे। तो इस प्रकार से घातांक और करनी आप समझ गए होंगे। अब घातांकों के नियम, घातांकों के नियम में है घातांकों के नियम। पहला नियम है समान आधार पर गुणा में घातें जुड़ती है। जैसे कोई संख्या मान लीजिए 2 के घात 5 गुना 2 के घात 3, तो दोनों संख्याओं के आधार समान हैं, इसलिए एक ही आधार को लिख देंगे और घातों को जोड़ देंगे, यानी 5 + 3 बराबर 2 के घात 8, यानी 2 के घात 5 गुना 2 के घात 3 बराबर 2 के घात 5 + 3 बराबर 2 के घात 8। समझ गए होंगे कि गुणा के समान आधार पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। इसी प्रकार से दूसरा नंबर समान आधार पर नंबर 2 भाग में घातें घटती है, यानी समान आधार पर भाग में घातें घटती है। जैसे अगर हम कह रहे हैं 2 के घात 5 भाग 2 के घात 3 तो बराबर भाग है इसलिए घातें घट जाएंगी। तो 2 के घात में 5 - 3 बराबर 2 के घात 2। सरल आ गया होगा। गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। तीसरा नंबर घात का घातांक के साथ गुणा होता है। जैसे अगर हम पहले 2 के घात में 3 और होल घात 4 तो बराबर, अब ये घातांक है दोनों, तो घातांकों का घातांक से गुणा होता है। तो बराबर 2 के घात में 3 गुना 4 बराबर 2 के घात 12। शायद समझ गए होंगे। अब आता है घातांक कितने प्रकार के होते हैं, तो घातांक 2 प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक घातांक और दूसरा ऋणात्मक घातांक। घातांक के प्रकार, ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में है धनात्मक घातांक। धनात्मक घातांक का मतलब है जो घातांक
में जिसमें अंक धनात्मक हो। जैसे 2 के घात 5 अभी लिखा था, तो इसका मतलब है ये घातांक धनात्मक है, इसलिए ये धनात्मक होगा। ऋणात्मक नंबर 2 ऋणात्मक घातांक, ऋणात्मक घातांक तो बराबर जैसे 2 के घात में अगर -5 लिख दिया जाए तो ये हो गया ऋणात्मक घातांक। धनात्मक से घातांक को ऋणात्मक भी बनाया जा सकता है और ऋणात्मक को धनात्मक भी बनाया जा सकता है। चेंज करने का, बदलने का ढंग। बदलने का ढंग क्या है? जैसे हमारे पास 2 के घात में -5 घात में, और अगर इसमें अपान 1 कर दिया जाए, इसका बेसिक लोकल नोट कर दिया जाए बेस का, तो घातांक धनात्मक हो जाता है। जैसे इसको कह दिया जाए 1/2 के घात में 5। इस तरीके से घातांक को भी धनात्मक घातांक में या ऋणात्मक घातांक में। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज नंबर 3.1 का, निम्नलिखित को करणी के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला पार्ट है, पहला है 12 के घात में 1/3 और सेकंड पार्ट 39 के घात 1/6 यानी 39 पावर 1/6। और चौथा तीसरा इसका देखो, चौथे में है 65/81 के होल घात 1/8। तो इनके सभी एक जैसे हैं। अगर इनको हमें करणी के रूप में व्यक्त करना है तो करणी के रूप में व्यक्त करने के लिए बराबर हम रूट लगाएंगे पहले, और आधार हम इस करणी के नीचे लिख देंगे, तो 12 हो गया। और 1/3 है तो इसका 3 इधर आ जाएगा। इसका मतलब 12 का घनमूल निकालना है। इसी प्रकार से 39 के घात 1/6 को चेंज करने के लिए रूट लगाएंगे, करणी के नीचे आधार यानी 39 को करणी के नीचे लिख देंगे और 6 यहाँ लिख देंगे, यानी 39 का 6वां मूल निकालना है। इसी तरीके से रूट लगाएंगे और 65/81 को करणी के नीचे लिख देंगे और 1/8 है इसलिए 8 बाहर लिख देंगे, यानी इसका मतलब हो गया 65/81 का 8वां मूल निकालना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 घातांकीय रूप में लिखना है। तो पहला पार्ट है घातांकीय रूप। घातांकीय रूप में पहला पार्ट है √4 7 और चौथा मूल है। इसी प्रकार से सेकेंड पार्ट है, सेकेंड है √15 8वां मूल। तीसरा है √305 इसका तीसरा मूल है। और चौथे पार्ट में है 19, तो √1628 और 19वां मूल निकालना है। तो अगेन आप तो कर सकते हैं। तो पहले वाले का है चौथा मूल √7, तो इसको घातांकीय रूप में लिखने के लिए 7 को हम आधार लिख दिए और घातांक में 4 है तो ये 1/4। इसी प्रकार से √15 तो 15 हम ब्रैकेट में लिख देंगे, आधार है, और 1/8 घातांक में हो गया। इसी प्रकार से 305 ब्रैकेट में लिख देंगे, आधार है, और 1/3 घातांक में लिख देंगे। इसमें 1628 को हम आधार लिखेंगे और 1/19 को हम घातांक में लिखेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका निम्नलिखित को करणी में लिखकर उनका मान ज्ञात कीजिए। तो 3 का पहला पार्ट है 9/25 के घात में 1/2। तो अब
हमको इसको घातांक के रूप में पहले चेंज करना चाहिए। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 बटे 25 को 5 गुना 5 होल घात 1 बटे 2। फिर बराबर लगाएंगे। अब 3 गुना 3 को हम 3 के घात 2 लिख सकते हैं और 5 गुना 5 को 5 के घात 2 लिख सकते हैं और होल घात में 1 बटे 2। फिर बराबर इसको लिख सकते हैं 3 बटे 5, चूंकि घातांक दोनों में सेम है इसलिए होल घात 2 और होल घात में 1 बटे 2। अब घातांक का घातांक से गुना होता है, चूंकि तीसरा नियम में बताया था अभी, तो बराबर 3 बटे 5 के होल घात 2 गुना 1 बटे 2। तो 2 से 2 ये कट गया और बराबर 3 बटे 5 के घात में 1 बराबर 3 बटे 5 और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट है, दूसरा नंबर। दूसरे नंबर में है सेकंड पार्ट 125 बटे 64 के होल घात 1 बटे 3। फिर बराबर लगाएंगे। इसको हम आबाद गुणन करेंगे तो 5 125 के 5 गुना 5 गुना 5 और बटे 64 तो 4 गुना 4 गुना 4 होल घात में 1 बटे 3। अब इसको फिर से लिख सकते हैं 5 के घात 3 बटे 4 के घात 3, 4 के घात 3 और होल घात 1 बटे 3। इसको भी अभी हम संशोधित कर सकते हैं 5 बटे 4 के होल घात 3 और इसके भी होल घात में 1 बटे 3। अब घात का घात में गुणा होगा तो 5 बटे 4 के घात में 3 गुना 1 बटे 3, 3 से 3 कट गया बराबर 5 के बटे 4 के घात में 1 बराबर 5 बटे 4 और ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी, तो आपको 2 पार्ट और लगे हैं वो कर सकते हैं। निम्नलिखित चौथे नंबर में निम्नलिखित का आधार एवं घातांक लिखो। चौथे नंबर में है आधार और घातांक लिखो। तो पहला पार्ट है इसका 2 के घात 5, 2 के घात 5 में 2 आधार है, आधार एवं 5 घातांक है। इसी प्रकार से -5 बटे माइनस सेकेंड पार्ट -5 के घात में 4 में -5 आधार और एवं 4 घातांक है, घातांक है। तो इस प्रकार से इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत सिंपल है। इसमें निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। तो पहला पार्ट है 5 गुना 5 गुना 5 4 बार लिखा है, तो घातांकीय रूप में ये तो था आपका गुणनखंड रूप में और घातांकीय रूप में हो गया 5 एक आधार लिख दिया और कितना निकाला है 5 4 का, तो 5 के घात 4 घातांकीय रूप हो गया। इसी प्रकार से 2/7 इसका थर्ड पार्ट है, तो 2/7 गुणा 2/7 गुणा 2/7 गुणा 2/7 4 तो बराबर। अब चूंकि ये तो आधार है से समान है तो 2/7 को हमने ऐसे लिख दिया और कितना ही बार आया है 1 2 3 4 यानी पावर 4। तो ये घातांकीय रूप हो गया, घातांकीय रूप। बाकी 2 इसके और रह गए हैं, 2 आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट हो गया। तो बच्चों इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू। Hello class, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. Students,
एवं वन्य जीवन के बारे में पढ़ाऊंगी। प्राकृतिक वनस्पतियां कि प्राकृतिक वनस्पतियों का मीन्स यानी माने क्या है, वन्य जीवन तथा वन्य जीवन को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पतियां। प्राकृतिक वनस्पतियां क्या है, प्राकृतिक वनस्पतियों से हमारा क्या तात्पर्य है। तो प्राकृतिक वनस्पतियां यानी प्राकृतिक वनस्पतियों से हमारा तात्पर्य उन पौधों के समुदाय से है, माने प्राकृतिक वनस्पतियां उन पौधों के समुदाय को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं, माने जो प्रकृति के रूप माने प्रकृति के साथ जो पौधे बड़े होते हैं या जिनका पालन पोषण प्रकृति करती है उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पतियां कहते हैं, या उन पौधों के समुदाय को हम प्राकृतिक वनस्पतियां कहते हैं जिनके द्वारा यानी तथा जिनमें मनुष्य द्वारा ना तो कुछ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां आपने देखी होगी जिनकी कोई भी केयर नहीं करता, एटलीस्ट मनुष्य उनकी कोई भी देखरेख नहीं करता, फिर भी वह प्रकृति यानी प्रकृति की देखरेख में बड़े होते हैं तथा प्रकृति की देखरेख में ही उनका विकास होता है। तो जिनमें यानी हम प्राकृतिक वनस्पतियां उन्हें कहते हैं जिनमें मनुष्य द्वारा ना तो कुछ किया जाता है और ना ही लंबे समय तक उन्हें बाधित किया जाता है। बाधित करने का मतलब है मनुष्य ना तो उन्हें कोई किसी भी तरह का कोई पोषण देता है और ना ही उन्हें बाधित करता है यानी उन्हें काटता है या कोई बाधा पहुंचाता है। माने मनुष्य द्वारा या किसी भी वन्य जीवन द्वारा उन्हें यदि कोई भी बाधा नहीं पहुंचाई दी जा रही है तो वह प्रकृति पौधों का समुदाय जो प्रकृति के रूप में बड़ा होता है यानी प्रकृति के रूप से बड़े होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पतियां कहते हैं। ये बिल्कुल शुद्ध वनस्पतियां होती हैं, माने जो प्राकृतिक वनस्पतियां होती हैं इन्हें हम शुद्ध वनस्पतियों के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको दोबारा कि प्राकृतिक वनस्पतियां क्या है, तो प्राकृतिक वनस्पतियां क्या है, पौधों का वह समुदाय यानी ऐसे पौधे या उन पौधों का समुदाय जो प्रकृति के रूप में बड़े होते हैं, बड़े जिनका पालन पोषण प्रकृति करती है तथा जिनमें मनुष्य द्वारा यानी मनुष्य उन्हें न ही किसी तरह का कोई पोषण यानी मनुष्य द्वारा न ही कुछ उन्हें किया जाता है और न ही लंबे समय तक उन्हें बाधित किया जाता है। इस तरह की वनस्पतियों को हम प्राकृतिक वनस्पतियां कहते हैं। ये वनस्पतियां मतलब प्राकृतिक वनस्पतियां बिल्कुल शुद्ध यानी बिल्कुल पूरी तरह से शुद्ध होती हैं। आगे हम बात करते हैं शुद्ध वनस्पतियां, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक वनस्पतियां क्या होती हैं, बिल्कुल शुद्ध होती हैं। तो प्राकृतिक वनस्पतियां शुद्ध होती हैं, बट क्वेश्चन ये होता है कि शुद्ध वनस्पतियां क्या है, यानी शुद्ध वनस्पतियों के बारे में यानी शुद्ध वनस्पतियों के बारे में हम क्या जानते हैं। तो शुद्ध वनस्पतियों से हमारा तात्पर्य है कि शुद्ध वनस्पतियां वे वनस्पतियां हैं जो पूर्ण रूप से भारतीय हैं। माने इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शुद्ध वनस्पतियां हम उन वनस्पतियों को कहते हैं जो पूर्ण रूप से क्या है, भारतीय है तथा इन्हें स्थानीय तथा स्वदेशी के नाम से जाना जाता है। यानी इन शुद्ध वनस्पतियों को दूसरे अन्य स्थानीय तथा स्वदेशी जाति आदि के नाम से भी जाना जाता है। परंतु भारत के बाहर से आने वाली वनस्पतियां माने हमारे भारत में कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं जो भारत के बाहर से आई हुई है यानी जिन्हें भारत के बाहर से लाया गया है। तो भारत के बाहर से आने वाली वनस्पतियों को विदेशी पौधा के नाम से भी जानते हैं। माने ऐसे पौधे जो हमारे भारत में यानी हमारे भारत में बाहर से लाए गए हैं या बाहर से आने वाली वनस्पतियों को हम विदेशी पौधा के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक वनस्पतियां क्या है, यानी प्राकृतिक वनस्पतियों से आप क्या समझते हैं। दूसरा, प्राकृतिक वनस्पतियों के बाद हमने आपको बताया कि प्राकृतिक वनस्पतियां क्या होती हैं, बिल्कुल शुद्ध होती हैं। यानी प्राकृतिक वनस्पतियां बिल्कुल शुद्ध होती हैं। तो शुद्ध वनस्पतियों से क्या तात्पर्य है ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद में आपको वनस्पति शुद्ध वनस्पतियों के बाद कि वनस्पति क्या है, व्हाट इज वनस्पति। तो वनस्पति का
अथवा काल को व्यक्त करने के लिए, यानी विशेष समय या विशेष को, तो उससे यानी वनस्पतियों को व्यक्त करने के लिए हम वनस्पति शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे हम बात करते हैं जीव जंतु। जीव जंतु हेलो क्लास, आगे हम बात करते हैं जीव जंतु। जीव जंतु का मतलब है जानवरों की प्रजाति, माने जानवरों की प्रजाति को हम जीव जंतु कहते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे भारत में कई अलग अलग तरह के जीव जंतु देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पाए जाने वाले जो जानवर हैं, यानी जीव जंतु जो है वो क्या है, अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। जिस तरह से आप देखते हैं कि अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं, उसी तरह से हमारे भारत में अलग अलग तरह के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। परंतु इन जीव जंतुओं में कई प्रमुखताएं, माने कई प्रमुखताएं पाई जाती हैं। वो प्रमुखता का कारण क्या है? सबसे पहले जो हमारा प्रमुखता का रीजन यानी कारण है वो क्या है? भूमि। भूमि से भी तात्पर्य है, सबसे पहले आप वनस्पतियों के बारे में ये सोचिए कि वनस्पतियां अलग अलग मिट्टी, माने अलग अलग मिट्टी में क्या होती है, अलग अलग तरह की वनस्पतियां उगती हैं। क्योंकि हर मिट्टी में उगने वाली वनस्पतियां माने मिट्टी के अकॉर्डिंग ही उगती हैं। तो भूमि से तात्पर्य हमारा ये है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, यानी एक दूसरे से अलग होते हैं। यही कारण है कि जीव जंतु मतलब ज्यादातर भूमि यानी सभी भूमि पर कृषि के उपजाऊ के लिए, यानी कृषि को उपजाऊ बनाने के लिए मिट्टी जो हमारी है वो क्या, कई तरह की ऐसी मिट्टियां हैं, सामान्यतः लहरदार और कठोर स्थानों पर कृषि उपजाने के लिए जो भूमि होती है वो अच्छी नहीं होती है। तो उसी प्रकार से भूमि यानी जीव जंतुओं के लिए तथा वनस्पतियों के लिए भूमि भी बहुत बड़ी प्रमुख कारण होती है। दूसरी हम बात करते हैं मिट्टी। मिट्टी यानी मिट्टी के अकॉर्डिंग, माने जैसे मिट्टी में अलग अलग फसलें उगाई जाती है, उसी प्रकार से अलग अलग मिट्टी में अलग अलग तरह के जीव जंतु भी निवास करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जलवायु की। जलवायु यानी प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में आप समझ चुके हैं कि प्राकृतिक वनस्पतियां जो होती हैं उनमें प्रमुखता का कारण क्या होता है, मिट्टी और भूमि। अब हम आगे बात करते हैं जलवायु की। जलवायु मतलब तापमान। तापमान यानी वनस्पतियों के गुण तथा स्वभाव, यानी जो भी हमारे यहाँ इंडिया में यानी भारत में वनस्पतियां पाई जाती हैं उनके गुण तथा स्वभाव मुख्यतः हवा की आर्द्रता के साथ, यानी हवा माने जो हवा जो चलती है उसमें हवा में आर्द्रता यानी जितनी आर्द्रता पाई जाती है, तापमान, तेज गति तथा मिट्टी द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। माने वनस्पतियों में जो गुण पाए जाते हैं, वनस्पतियों का जो नेचर यानी स्वभाव होता है वह मुख्यतः हवा के आर्द्रता के साथ, माने हवा में आर्द्रता क्या है, हवा की आर्द्रता में तापमान, माने तापमान क्या है, हवा की जो गति है तेज यानी तेज गति तथा मिट्टी द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यानी जो भी सारे गुण होते हैं वो मिट्टी माने वहां की मिट्टी द्वारा निर्धारित होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तापमान जो भी बड़ी वनस्पतियां होती हैं वहां का तापमान, जैसे हिमालय के ढलान तथा 915 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ों से प्रायद्वीप पर तापमान गिरने से वनस्पतियों के प्रकार तथा उनके विकास पर भी असर पड़ता है। जैसे हम बात करते हैं कि हिमालय पर पाई जाने वाली वनस्पतियां तथा हिमालय के ढलान तथा 900 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो पहाड़ पाए जाते हैं, इनसे प्रायद्वीप पर तापमान गिरने से वनस्पतियों पर भी पूरा असर होता है। यानी वनस्पतियों के प्रकार, वनस्पतियों का जो टाइप्स होता है यानी जो प्रकार होता है
वह भी बदल जाता है तथा उनका विकास माने उनके विकास पर भी पूरा असर पड़ता है। आगे हम बात करते हैं आपसे कि प्राकृतिक वनस्पतियां यानी प्राकृतिक वनस्पतियां जो है यानी प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्रों का तापमान तथा उनकी विशेषताएं माने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। माने अलग क्षेत्रों में तापमान के कारण यानी तापमान के कारण वनस्पतियों का टाइप्स यानी वनस्पतियों का टाइप प्रकार तथा उनके स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय माने उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हमारी वार्षिक औसत तापमान माने जो हमारा वार्षिक तापमान औसत जो होता है वो कितना होता है 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। माने उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वहां का वार्षिक तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है तथा जनवरी के मंथ में माने जनवरी के महीने में यही तापमान 18 यानी 18 डिग्री से ऊपर होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ठंड नहीं होती यानी इन क्षेत्रों में ठंड नहीं होती है। दूसरी बात करते हैं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। तो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वनस्पतियां जो होती है यहाँ का वार्षिक तापमान जो है एक लगभग कितना होता है 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। जनवरी के महीने में यानी इन जनवरी के महीने में इसका तापमान जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस होता है। टिप्पणी में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ठंड होती तो है बट क्या होती है ठंड कम होती है यानी यहाँ माने यहाँ जो ठंड होती है वो कम होती है। नेक्स्ट आगे शीतोष्ण यानी शीतोष्ण क्षेत्रों में वनस्पतियां यानी शीतोष्ण क्षेत्रों में जो वनस्पतियां पाई जाती है यहाँ पर वार्षिक यानी वार्षिक औसत तापमान मैंने जब हम जलवायु की बात करते हैं तो यहाँ पर वार्षिक औसत तापमान जो होता है वो 7 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। जनवरी के महीने में ये तापमान जो है वो -1 डिग्री यानी -1 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। इसका मतलब ये है कि ठंड के साथ ना थोड़ी बर्फ भी गिरती है या ठंड के साथ साथ ना थोड़ी बर्फ भी पाई जाती है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में माने उच्च पर्वतीय यानी पर्वत के ऊंचे बड़े ऊंचे शिखरों पर जो हमारी वनस्पतियां होती हैं वहां का औसत तापमान जो होता है वो 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे माने हमेशा वहां का जो तापमान है वार्षिक औसत वो क्या होता है 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है और जनवरी के महीने में ये घटकर -1 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इन क्षेत्रों में बर्फ यानी बर्फ हमेशा पाई जाती है। स्टूडेंट्स मैंने आपको आज प्राकृतिक वनस्पतियां वहां की मिट्टी वहां की भूमि और जलवायु के बारे में आपको पढ़ाया है तथा वहां वार्षिक औसत तापमान बड़े वहां की वनस्पतियों का तापमान यानी वनस्पतिक क्षेत्रों में पाए जाने वाले तापमान इसके बारे में आपको जानकारी दी है। अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों क्लास 8H में ये कंप्यूटर सब्जेक्ट की क्लास है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 MS पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। MS पावर पॉइंट क्या होता है ये शायद आप लोगों को थोड़ा सा पता होगा कि MS पावर पॉइंट का जो मेनली यूज़ होता है वो आप लोगों का लिखा है प्रस्तुतिकरण को तैयार करना, यानी कि इसका यूज़ जो है वो हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि सपोज जैसे मान लीजिए कि हम लोग जनरली जो है वो मूवीज़ में देखते हैं ना कि कोई मीटिंग हो रही है और वो एक बहुत बड़ी सी एक स्क्रीन है कंप्यूटर की और उसमें कोई एक पर्सन जो है वो खड़े होकर किसी चीज़ को समझा रहा है। तो कोई एक स्लाइड आती है, फिर उसके बाद एक दूसरी आ गया पेज आया, उस पर कुछ लिखा रहता है और वो इंडिकेट करते रहते हैं। या मान लीजिए जैसे अभी आप लोगों ने ऑनलाइन टीचिंग इस समय आप लोग कर रहे हैं तो बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह के प्रेजेंटेशंस में क्या होता है कि आपको स्क्रीन पर से वॉइस सुनाई पड़ रही है, आवाज़ सुनाई पड़ी और स्क्रीन पे जो लिखा है उसके बारे में वो अपने एक फिक्स टाइम के लिए मतलब एक निश्चित समय के लिए वो आपका वो पेज आपका दिख रहा है, फिर उसके बाद फिर अपने आप ही वो
एक्सप्लेन करने के लिए पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत हेल्प करता है। जनरली पावर पॉइंट होता ही प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए ही है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन में आप लोगों का क्या होता है कि इसमें हमारा ऑडियो और वीडियो, मतलब हम लोग जो चीज़ बोलकर हम लोग कोई चीज़ हम लोग लिख तो रहे ही हैं और हम लोग जो भी चीज़ इसमें मैटर टाइप कर देते हैं तो वो दिख रहा है, उसके अलावा हम चाहें तो वैसे हम उसको बोल भी सकते हैं। तो यानी कि इसमें वॉइस रिकॉर्ड भी की जा सकती है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन के साथ साथ हम लोग का जो दिखाई पड़ रहा है और हमारी वॉइस जो है वो भी रिकॉर्ड होके प्रॉपर वे से इसमें दिखाई पड़ती है। तो ये तो हो गया कि मतलब क्या यूज है हमारा प्रेजेंटेशन का। अब उसके बाद पावर पॉइंट को हम लोग ओपन कैसे करते हैं कंप्यूटर में, सबसे पहले हम लोग को ये देखना है। तो आपके स्क्रीन पे सबसे पहले आपका इसके स्टेप्स ये हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग किस पर क्लिक करते हैं, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। यानी कि आप लोग किस पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, हम लोग स्टार्ट बटन पे सबसे पहले क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम। उसके बाद हम लोग ऑल प्रोग्राम आपका ऑप्शन होगा जिसपे हम लोग ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका आता है क्लिक ऑन MS ऑफिस। आपका MS ऑफिस बटन होगा जिसपे कि आपको क्लिक करना होगा। मैं यहाँ पे MS ऑफिस लिख रही हूँ, बट जनरली आपका जो है जो लिखा रहता है वो ये लिखा रहता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट का शॉर्ट फॉर्म ही ये MS है। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिर आपका पॉइंट आता है क्लिक ऑन MS पावर पॉइंट, ये लास्ट। तो यानी कि 4 स्टेप में आपका MS जो है वो आपका MS पावर पॉइंट जो है वो ओपन होगा। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, क्लिक ऑन MS ऑफिस एंड लास्ट इज द क्लिक ऑन MS पावर पॉइंट। जैसे ही आप MS पावर पॉइंट पे क्लिक करते हो आपकी स्क्रीन पर पावर पॉइंट जो स्क्रीन जो है वो डेस्कटॉप पे डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। वो स्क्रीन जनरली आपका इस तरह का ही होगा। इस तरह से आपकी स्क्रीन आएगी यहाँ पे, और यहाँ पे एक व्हाइट कलर के एक स्लाइड्स के लिए होगा, यानी कि पहली स्लाइड आपकी खुल के आएगी और यहाँ पे आपकी बाकी जो आपको इंसर्ट करनी है स्लाइड वो बना होगा। यहाँ पे फाइल, एडिट, इंसर्ट, ये सारे आपके ऑप्शंस जो है वो दिए रहेंगे, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन ये आता है कि ये स्लाइड क्या होता है, ठीक है। ये स्लाइड क्या है, पावर पॉइंट में स्लाइड का मेन रोल होता है कि जैसे हम लोग MS वर्ड में जब टाइप करते हैं तो जो फर्स्ट जो आपका पेज खुल के आता है हम लोग उसको कहते हैं डॉक्यूमेंट कहते हैं, क्योंकि हम लोग उसमें मैटर टाइप कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, जस्ट लाइक आपका एक कार्ड की तरह एक वर्गाकार एक स्क्वायर जो है वो शेप में व्हाइट स्क्रीन आपकी आती है, और वो पूरे स्क्रीन पर नहीं होगी, वो यहाँ पे छोटी सी ही आपकी स्क्वायर शेप में स्क्रीन होती है, जिसको कि हम लोग कहते हैं स्लाइड कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं। स्लाइड के अंदर ही हम लोग अपना किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट यानी कि कोई भी टेक्स्ट हम टाइप कर सकते हैं, कोई भी हम लोग पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं, कोई भी आपका MS एक्सेल या किसी भी मतलब किसी अदर ऑब्जेक्ट या किसी अदर एप्लीकेशन का कोई भी मैटर जो है वो हम इसमें इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया स्लाइड का इन शॉर्ट। उसके बाद अब आप जो पावर पॉइंट में जो मेन 2 चीजें आपको पढ़नी है, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे किसी स्लाइड को क्रिएट करेंगे। ये पूरा मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा स्क्रीन इसका क्रिएट करके फिर हम बताएंगे। पर आज सिर्फ इंट्रोडक्शन में जो आपको पढ़ना है कि ये एनिमेशन और ट्रांजिशन, ये 2 वर्ड्स हैं जिनमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इनकी डेफिनेशंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछी जाती है। अब उसके बाद इसमें ट्रांजिशन क्या होता है, ठीक है। 2 चीजें हैं, ट्रांजिशन और एनिमेशन, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि जो स्लाइड का मूवमेंट होता है, सपोज दैट जैसे आपकी स्लाइड जो है, कभी कभी हम लोग अपने
घर में जब टीवी देखते हैं तो हम लोग देखते हैं ना कि कोई जैसे इंफॉर्मेशन एक स्क्रीन पे जैसे लिखा कि समाचार थोड़ी देर में, और क्या वो उतना लिखा है, फिर आपने देखा होगा वो पूरी स्क्रीन जो है वो किसी भी तरीके से मतलब घूमती है, फिर चली जा रही है, फिर एक दूसरी स्क्रीन आई, या वो जो है एकदम पूरे में स्प्रेड होकर दिखाई पड़ रही है। तो इस तरह से क्या होता है, ये जो ट्रांजिशन जो होता है वो पर्टिकुलर किसी स्लाइड पर होता है, ठीक है। ट्रांजिशन इफेक्ट जो होता है वो स्लाइड के लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा। ट्रांजिशन इफेक्ट किसके लिए होता है, वो स्लाइड के लिए होता है। अब बारी आती है कि ये एनिमेशन क्या होता है। सपोज एक स्लाइड है, स्लाइड में मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है पावर पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है MS एक्सेल, यहाँ पे मैंने लिख दिया है MS वर्ड। तो क्या हुआ, अगर बहुत ध्यान से देखिए तो मैंने इस एक स्लाइड में 3 अलग-अलग लाइनें लिखी हुई हैं। तो एनिमेशन का मतलब क्या हो गया, आपने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, इसको एनिमेट करना। एनिमेट करने का मतलब आप चाह रहे हो कि ये जब हमारे जैसे ही हमारी स्लाइड आए तो ये जो है वर्ड्स कुछ घूमते हुए आए, ठीक है, कुछ इस तरह से घूमते हुए आए, या इनकी वॉइस जब ये एंटर करे तो इनकी कुछ वॉइस डिफरेंट तरह की हो। MS एक्सेल जब आ रहा है तो वो किसी सपोज दैट ये इस तरह से आपको प्रिंट दिखे, ये वाला इस तरह से दिखाई पड़े। तो इस तरह से क्या होता है कि एनिमेशन का मतलब क्या होता है कि उस स्लाइड के अंदर जो आपने टेक्स्ट है, जो पिक्चर है, वो किस तरह से रिप्रेजेंट हो, किस तरह से प्रस्तुत हो, वो कहलाता है एनिमेशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि एक पूरी स्लाइड जो है वो किस तरह से प्रेजेंटेशन में प्रस्तुत हो, वो कहलाता है ट्रांजिशन, ठीक है। एनिमेशन हो गया पर्टिकुलर किसी एक स्लाइड में जो आपके टेक्स्ट या जो पिक्चर या जो ग्राफिक्स है वो किस तरह से रिप्रेजेंट हो, उनका प्रस्तुतिकरण किस तरह से हो, वो एनिमेशन होगा। ट्रांजिशन क्या होगा, एक पर्टिकुलर जो स्लाइड है वो आपकी किस तरह से प्रस्तुत हो, उसको आप वो कहलाता है आपका ट्रांजिशन। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किस तरह से किसी एक स्लाइड को बनाना है, इंसर्ट कैसे करना है, हाउ टू क्रिएट अ स्लाइड एंड हाउ टू इंसर्ट अ स्लाइड, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।